नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि 1 मई से कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर हम एक विशेष कार्यक्रम, विशेष सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें रीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के विश्लेषण की क्लासेस होंगी। और न सिर्फ उसमें ये क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, बल्कि उनके साथ 7 टेस्टों की एक फ्री टेस्ट सीरीज भी होगी, जिसे देकर आप सभी विद्यार्थी रीट में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उस लाइव सेशन में हमने ये भी कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान के शेखावाटी के वो तमाम शिक्षाविद जिनके मार्गदर्शन से पिछले कई वर्षों से बहुत से विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में सफल होते आए हैं, हम प्रयास करेंगे कि वीडियो क्लासेस के जरिए या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए किसी भी प्रकार से उनसे साक्षात्कार या उनका संपर्क हम उनसे कर पाएं, ताकि इस प्रोग्राम में आपकी तैयारी में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। आज हमें खुशी है कि लॉकडाउन विद एक्सपर्ट्स नाम की ये सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे थे, इस सीरीज का पहला जो है वीडियो वो हमारा आ रहा है। और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं राजीव बगड़िया सर। राजीव बगड़िया सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर के अंदर ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पिछले कई वर्षों से व्याख्याता, नेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा में असंख्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते आए हैं। जब हमने सर से टेलीफोन के जरिए बात की तो सर ने सहर्ष हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज इस वीडियो चैट के जरिए हम सर से मुखातिब हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में लॉकडाउन विद एक्सपर्ट्स में। जी विवेक जी, धन्यवाद। सर, कैसा, पहले तो बात करते हैं कि कैसा जा रहा है सर लॉकडाउन? काफ़ी समय से आप भी अपने घर पे हैं, विद्यार्थियों से भी मुखातिब शायद नहीं हो पा रहे होंगे, जैसे क्लासेस का या कॉलेज का जो रूटीन रहता है वो, तो कैसा लग रहा है ये जो परिवर्तन एकदम से आया है? ये देखिए विवेक जी, लॉकडाउन पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए वैसे संकट की घड़ी है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमें खुद को खुश रखने की और इस महामारी से बचाए रखने की आदत डालनी है। तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें, जिसका लगभग सभी लोग अपन पालन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं लगातार। और ऐसी परिस्थिति में भी हमें जो हमारी दैनिक कार्य हैं या पढ़ाई हैं उनको बाधित न होने दें। और सर, एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन में हमें क्लासेस को बाधित नहीं होने देना है। कुछ पुरानी प्रस्तावित भर्तियां थी जिसके लिए कई विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे और हम सीधे वहीं पर ही आते हैं सर। एकदम से लॉकडाउन आया, बहुत से विद्यार्थी जो हैं उनकी तैयारी बीच में रुक गई। बहुत से विद्यार्थी अब इस असमंजस में है कि ये भर्तियां आएंगी भी या नहीं। कुछ विद्यार्थियों को ये डर है कि जिस तरह से उनकी पढ़ाई जिस रूटीन से चल रही थी वो रूटीन टूट गया। अब उन स्टूडेंट्स को कैसे अपने मोटिवेशन को बनाए रखना चाहिए, या क्या उनके लिए आपका मैसेज है सर? उनको किस प्रकार से अब वापस अपने आप को उसी ट्रैक पे लाना चाहिए? जी विवेक जी, देखो, भर्तियों के बारे में ऐसा है कि हम इनके बारे में कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि वो कौन से महीने में आएगी, क्योंकि अभी तक ये जो महामारी फैली हुई है इसका भी हमें पूरी तरीके से अंदाज़ नहीं लगा पाए हैं कि कब तक हमें इससे मुक्त हो पाएंगे, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, सारे काम कब वापस पटरी पर आएंगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम सब लोग सामान्य हो पाएंगे, उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो भी पेंडिंग भर्तियां थी, जो भी आने वाली थी, उनको जल्दी में करवाने की कोशिश करे, या विज्ञापन जारी होने के बाद में और परीक्षा होने के बीच में समय हो सकता है कि बहुत कम मिले। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों को किसी विज्ञापन का या भर्ती का इंतज़ार करे बिना अपनी तैयारी को सुचारू, जैसे पहले चल रही थी उसी तरीके से जारी रखना चाहिए। सर, बहुत से स्टूडेंट्स का इसमें डाउट है, उनके कुछ सवाल हैं कि हम जब तैयारी कर रहे थे तो हम अलग शहर में रह रहे थे। जैसे सीकर की बात करूं तो सीकर में बहुत से अलग अलग गाँवों से, कस्बों से, शहरों से बच्चे आते हैं। वो तैयारी कर रहे थे और एकदम से जब क्लासेस में हॉल्ट आया, क्लासेस रुकी, तो वो अपने अपने शहरों की ओर फिर मूव ऑन कर गए। ऐसे में कुछ की पाठ्य पुस्तकें वहीं रह गई हैं, कुछ के जो ज़रूरी सामान थे, नोट्स थे, वो भी वहीं रह गए हैं। तो इस परिस्थिति में वो किस तरह से अब घर पे रह के तैयारी करें, ऑनलाइन या जो कुछ भी मटेरियल अवेलेबल हो, गूगल, इंटरनेट, किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं सर? जी विवेक जी, इस समय मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ी समस्या यही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की भी जो बात होती है वो भी यही समस्या सामने रख रहे हैं कि उनका जो स्टडी मटेरियल था, उनकी किताबें थी, जहाँ पर वो रह रहे थे वहीं पर रह गई हैं। ऐसी परिस्थिति में वो अपनी पढ़ाई को जारी कैसे रख पाएँ?
तो इसके लिए जो विकल्प हो सकता है वो इस समय बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे ऐप हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित मैटर, नोट्स की पीडीएफ या लाइव क्लासें आयोजित की जा रही हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं यदि आप ऐसे किसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो। जी, तो सर ऑनलाइन में भी जैसे एक तरह से कह सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे मीडियम अवेलेबल हैं, गूगल पर भी बहुत सारे इस तरह के नोट्स बोल सकते हैं या टॉपिक बोल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चुनाव कैसे हो विद्यार्थी का कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस जैसे 1-1 घंटे की भी होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं 10-15 मिनट के में भी कवर किए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव कैसे करे विद्यार्थी? जी, अभी जैसा मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि लॉकडाउन के चलते जैसे सरकार ने भी अपील की थी कि ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा दिया जाए और जैसे ही ऑफलाइन का विकल्प पिछले कुछ दिनों से बंद है तो इस समय यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों पर भी ऑनलाइन जो स्टडी क्लास है उनकी एक साथ बाढ़ आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे चैनल जो नए हैं अभी और बहुत सारे जो पहले से चल रहे हैं उनके ऊपर कई आप देख सकते हैं पढ़ाने वाले आ चुके हैं एक साथ। तो ऐसे में एक जो नया कंटेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इनमें से कौन सी क्लास को पढूं। उनमें से बहुत सारी जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रही हैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपको पूर्णतया फ्री में मिल रही है। कोई भी फ्री क्लास है तो भी वो आपको टाइम तो कंज्यूम कर ही रही है। अगर वो क्लास अच्छे दर्जे की नहीं है तो उसमें आपका समय खराब हो रहा है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आप जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जो भी आपके सामने आती है यूट्यूब पर, तो उसका कुछ 2-4 मिनट आप उसको सुनकर, उसको देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि ये मेरे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है, या उसकी रिव्यू आप देख सकते हैं, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं, कंटेंट उसमें कैसा दिया जा रहा है, मैटर कैसा है, आपके अनुकूल है या नहीं है। ऐसी स्थिति में आप 2, 4, 5, 10 ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो लगभग आप एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि ये यूट्यूब चैनल मेरे लिए उपयुक्त है, इस पर पर्याप्त अच्छी जानकारी मिल रही है, तो उसको आप लगातार फॉलो करते जाएं और बीच बीच में आप अन्य जो विकल्प हैं जो भी आपको अच्छे लगे उनके ऊपर भी आप देखते जाइए। एक से अधिक चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करके और उनके ऊपर जो भी स्टडी मटेरियल है उसको ले सकते हैं और आप तुलना करके उनमें से बेटर का चुनाव कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक उचित स्तर तक इस समय इन गंभीर परिस्थितियों में ले जा सकते हैं। मतलब एक तुलनात्मक शिक्षा की, तुलनात्मक अध्ययन की यहाँ पर आवश्यकता है सभी विद्यार्थियों को। मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी इस वक्त सुन पा रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि जो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, आपको ये तय करना है कि आपके लिए उसमें से श्रेष्ठ क्या है। सर, इसके बाद हम सीधे थोड़ा सा और गंभीरता की ओर लिए चलते हैं इस आज की बातचीत को। रीट की अगर सबसे पहले बात करें तो एक बहुत बड़ा सपना होता है बहुत से विद्यार्थियों का रीट की परीक्षा, और उसके लिए एक कंसिडरेबल टाइम व्यक्ति अपने जीवन का उसमें इन्वेस्ट करता है, उसमें निवेश करता है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि ये पहला मौका है हमारा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो आखिरी मौका होता है कि उन्हें उसी बार में ही सेलेक्ट होना है। रीट 2020 की बात करें और उसमें भी स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की बात करें सर, तो क्या ज्योग्राफी के सवाल आते हैं और किस तरह का उनका नेचर, कैसी उनकी प्रकृति होती है सर, कि विद्यार्थियों को जो ध्यान में रखना चाहिए अगर वो ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि अब आगे की बातचीत हम सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही करेंगे सर, प्लीज़ बताइए सर। जी विवेक जी, रीट परीक्षा में जो सेकंड लेवल की इसकी जो परीक्षा होती है उसमें सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र में राजनीति विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और इनके साथ में भूगोल विषय का भी सिलेबस है। भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को हम देखें तो वो 3 भागों में विभक्त है मोटे तौर पर। एक उसमें विश्व का भूगोल है, एक भारत का भूगोल, एक राजस्थान का भूगोल। तीनों ही क्षेत्रों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति, अगर हम पिछली 4 जो रीट परीक्षाएं आयोजित हुई है उनका स्तर देखें तो प्रश्न बहुत ज़्यादा गहराई वाले नहीं है। कुछ एक दो प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो प्रश्न सामान्य स्तर के पूछे जा रहे हैं। उन 1-2 प्रश्नों को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा गहराई तक भी ना पढ़ें, और जो कुछ बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको देखते हुए आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से ही पढ़ लें, लेकिन अधिकतर जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कक्षा 6 से 10 या अधिकतम देखें तो 12 तक की आपकी जो पाठ्यक्रम की स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की किताबें हैं उनमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वहाँ से प्रश्न अधिकतर उठाए जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर आधार बनाए रखें।
उनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो उनको आप अपना बेस बनाएं और उनसे कुछ अधिक लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो किताबें सहयोगी तो हैं आपकी तैयारी के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 100% वो पर्याप्त ही है। आपको इसके अलावा कुछ अन्य किताबें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन उन किताबों का चयन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपको सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार काम में नहीं लेनी है, जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ सुई से काम नहीं चलेगा। कौन से भाग में किस तरीके का प्रश्न आया है, किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, उन पुराने प्रश्नों को देखते हुए उनका एनालिसिस करते हुए आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको उसमें कहाँ तक के स्तर तक जाकर पढ़ना है। जैसे इसके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन की चर्चा कर सकता हूँ जो आप उस लेवल को समझ सकते हैं। जैसे विश्व भूगोल जैसे परीक्षार्थियों के सामने ये पोर्शन आता है तो उनके दिमाग में आता है कि पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पता नहीं कहाँ से किस लेवल के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि रीट परीक्षाओं के हम प्रश्न पत्रों को देखें तो उनमें जो प्रश्न आया है वो इस तरीके का प्रश्न भी आया है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व के सबसे बड़े और सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सामान्य से प्रश्न भी उस विश्व भूगोल से आपको पूछे जा रहे हैं। कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई के भी हो, जो आप बहुत ज़्यादा गहराई तक पढ़कर भी उनके उत्तर नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ तक पढ़ें ताकि आप उसका चयन कर सकें, उस चुनाव को तक आप पहुँच सकें। जी सर। जी सर, अभी जैसे आपने बताया कि जैसे जो 6ठी से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे विद्यार्थी को अपना बेस, अपना आधार बनाना चाहिए, या फिर आपने जैसे बताया एक एग्जाम्पल लेके कि सवाल जो आते हैं वो बहुत सरल आया करते हैं, फिर भी बहुत से विद्यार्थियों के लगभग 80% विद्यार्थियों के यही डर रहता है, यही उनका डाउट्स रहते हैं कि सर भूगोल को जब याद करने का समय आता है तो कई बार हम फैक्ट्स भूल जाते हैं, कई बार देश के नाम, उनकी राजधानियाँ या उनकी लोकेशन मैप पर जो है वो हम भूल जाते हैं, तथ्य जो होते हैं गणितीय जो उसमें आंकड़े होते हैं वो याद नहीं होते, चाहे जनसंख्या के आंकड़े हों चाहे और किसी तरह के आंकड़े हों, तो उनको याद करना कैसे, उसके लिए कैसे आदमी को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इस तरह के आंकड़े जब हम परीक्षाओं में आते हैं तब। सर देखिए विवेक जी, भूगोल विषय का जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 तरीके की बातें होती हैं और दोनों ही आपको परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कुछ प्रश्न तो होते हैं जो सीधे सीधे तथ्यात्मक होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं ऐसे जो कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्नों की जहाँ तक हम बात करते हैं उनका लेवल काफ़ी आसान होता है, लेकिन वो याद रखने में थोड़े कठिन होते हैं। इसलिए अभ्यर्थी जैसे तथ्य पूछे जाते हैं तो इस पेपर से वो घबरा भी जाते हैं कि बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तथ्यों को लंबे समय तक याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अपनी पुस्तक से पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन स्टडी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, तो आप उनके मुख्य जो भी तथ्य आपके सामने आ रहे हैं उनके नोट्स बनाते जाएं और उनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि आप फैक्ट्स का जितनी बार आप उनको रिवाइज करोगे वो आपके दिमाग में स्थायी होते चले जाएंगे। और कंसेप्ट की जहाँ तक हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो आप 1 या 2 बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी तैयारी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो तथ्यात्मक जो भी बातें आपको पूछी जाती हैं उनके लिए नोट्स बनाकर उनको बार बार रिवाइज करें। इसको और अधिक सरल और रोचक बनाने के लिए आप मानचित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप मानचित्र पर पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जैसे ही आपके सामने कोई भी टॉपिक आता है उसके फैक्ट्स को, उसकी कुछ बातों को आप मानचित्र में अंकित कर दें। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी आपके सामने फैक्ट या तथ्य आए हैं वो एक मैप के रूप में आपके दिमाग में एक इमेज के रूप में सेव हो जाते हैं और आप परीक्षा हॉल में उनको तत्काल उसी समय रिकॉल कर सकते हैं और आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दूसरे कुछ ऐसे आंकड़े भी होते हैं जो लंबे समय तक आपको याद नहीं रहते हैं, तो ऐसे आंकड़े आपको परीक्षा के पहले दिन रिवाइज करके जाने होते हैं। उनको आप उस समय भी एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो आप इसमें मानचित्रों का भी पर्याप्त सहायता ले सकते हैं भूगोल विषय की जहाँ तक बात है। चलिए सर, यहाँ पर इस बातचीत को हम अंतिम चरण पर लेकर जाते हैं। घर पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज है कि किस तरह से वो अपनी सकारात्मकता को, अपनी ऊर्जा को इस दौर में भी बनाए रखें? आपका क्या उनके लिए संदेश है सर? उनके लिए यही कहना है कि आप अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं खोएं। आप कोरोना से डरे नहीं, घबराना नहीं है, इससे लड़ना है हमें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आप ये न भूलें कि आप कौन सा काम करते थे।
आप अगर एक परीक्षार्थी थे, एक अभ्यर्थी थे, तो आपका पहला जो मूलभूत काम था वो था आपको अपने मैटर के बारे में, अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ने का। तो उसको आप अपने से कभी भी दूर नहीं होने दें। लॉकडाउन उस बीमारी से लड़ने के लिए हुआ है, न कि आपकी पढ़ाई को बंद करने के लिए हुआ है। तो उसको आप जारी रखें, सुरक्षित रहें, और उम्मीद है जल्द ही ये महामारी समाप्त होगी और हम सब लोग पुनः उसी धारा में लौटेंगे और अपने अपने मुकाम को हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय जो था उसमें से थोड़ा सा समय निकाला कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ज़रिए सभी विद्यार्थियों से मुखातिब होने के लिए। आप राजीव बगड़िया सर हैं जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मैं सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूंगा कि अपने अपने घरों में आप रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, ऊर्जा बनाए रखें और जैसे भी हो सके अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखें, उसको चालू रखें। एक बहुत फेमस कथन है कि इफ़ यू कैनॉट fly then run, if you cannot run then walk, if you cannot walk then crawl, but at least keep moving। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन अपने आप को रुकने मत दीजिए, अपने आप को चलायमान रखिए। सर का भी यही मैसेज है आप लोगों के लिए। आप सभी अपनी तैयारी को बनाए रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई से हम YouTube चैनल के जरिए प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ लॉकडाउन विद एक्सपर्ट्स सीरीज़ भी हमारी आती रहेगी, जिसमें शेखावाटी के, राजस्थान के तमाम उन शिक्षाविदों से हम मुखातिब होंगे वीडियो चैट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, ताकि उनके जो मार्गदर्शन है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनके जो संस्मरण है, उनके जो मोटिवेटिंग लाइन्स है, कोट्स हैं, वो हम सभी विद्यार्थियों को, उनकी गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन हम विद्यार्थियों को मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी विद्यार्थियों को, आप इस वीडियो के जरिए बने रहे। अधिक जानकारी के लिए कलाम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस मुहिम का, इस सुविधा का आप सभी विद्यार्थी फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नमस्कार।